देश पर कोरोना की मार अभी बरकरार है। लगातार चौथे दिन 24 घंटे में कोरोना के नए केस 4 लाख से ज्यादा आए हैं। 24 घंटे में 4092 लोगों की मौत भी हो गई है। कोरोना की लहर रोकने के लिए वैक्सीन को सबसे ज्यादा जरूरी माना इस वक्त जा रहा है, लेकिन इसकी रफ्तार सुस्त है। बिहार में आज से 18 साल से ज्यादा लोगों को वैक्सीन लगाई जानी है। अच्छी खबर यह है कि कोरोना के मरीजों के लिए DRDO ने जो 2DG दवा बनाई है वो अगले हफ्ते से DRDO के अस्पतालों में मिलने लग जाएगी। लगातार कोरोना का ग्राफ बढ़ रहा है, लगातार कोरोना की लहर बढ़ रही है और अब ऐसे में तीसरी लहर का खतरा भी सर पे मंडरा रहा है। कोरोना की इस दूसरी लहर में मरीजों को अलग अलग दिक्कतें आ रही हैं, जैसे कि कोरोना की वजह से आंखों में दिक्कतें आ रही है। कहा यह भी जा रहा है कि डायबिटीज के मरीजों को भी कोरोना में ज्यादा परेशानी हो रही है। इसके अलावा यह भी माना जा रहा है कि तीसरी लहर में बच्चों को ज्यादा परेशानी हो सकती है। तो इन्हीं मुद्दों पर और आपके सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ डॉक्टर्स का एक पूरा पैनल जुड़ गया है। जल्दी आपका इंट्रोडक्शन उनसे हम करा देंगे, लेकिन एक बार फिर से आपको बता दें कि पिछले 24 घंटे में एक बार फिर से 4 लाख से ऊपर केसेस सामने आए हैं। डॉक्टर्स का पैनल इस वक्त मुझे टेलीविजन स्क्रीन पर दिख रहा है। डॉक्टर कृष्ण चुग हैं, जो निदेशक हैं पीडियाट्रिक विभाग के फोर्टिस मेमोरियल रिसर्च इंस्टीट्यूट गुरुग्राम में कार्यरत हैं। डॉक्टर समीर सूद हैं, डायरेक्टर हैं शार्प साइट आई इंस्टीट्यूट के, वो अभी कुछ देर में हमारे साथ जुड़ने वाले हैं। डॉक्टर अभिलाषा जैन भी हैं साथ, जो आकाश हेल्थ केयर में एंडोक्राइनोलॉजिस्ट हैं, और डॉक्टर स्वाति महेश्वरी इंटरनल मेडिसिन एक्सपर्ट हैं। बहुत बहुत स्वागत आप सभी का डॉक्टर्स। आपका यहाँ आना हमारे लिए बेहद खुशी का पल है, क्योंकि आपसे जो इन्फॉर्मेशन लोगों तक हम पहुंचा सकेंगे, मुझे लगता है उससे बेहतर इस वक्त कुछ नहीं हो सकता। बहुत स्वागत आप सभी का। डॉक्टर स्वाति, सबसे पहले मैं आपका रुख करना चाहूंगी, चूंकि अब तीसरी लहर की बात हो रही है। दूसरी लहर में मुझे लगता है आधा देश नहीं कह सकते हैं, 90% जो लोग हैं वो परेशान हैं। मात्र 10% ही लोग हैं जो आराम से इस पल को बिता पा रहे, या तो उनको वैक्सीन लग चुकी है या फिर वो पहली लहर में ही उन्होंने इस बीमारी को निकाल दिया। अब ऐसे में तीसरी लहर जो आने वाली है, जिसके कयास लगाए जा रहे हैं, वो कितना खतरनाक साबित हो सकता है? डॉक्टर महेश्वरी, अब तक मेरी आवाज पहुंच रही है? लेकिन ये समझना बहुत जरूरी है कि जो वायरस है वो लगातार अपनी संरचना को बदल रहा है, और जिस तरह से हमने देखा भी है कि स्ट्रेन्स आए हैं कई सारे। हाँ जी, पहुंच रही है, आपको पहुंच रही है मेरी आवाज? जी 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 डॉक्टर महेश्वरी, प्लीज आप कंटिन्यू करें। आप तक मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल बिल्कुल डॉक्टर महेश्वरी। क्या आप सुन पा रहे हैं मुझे? जी जी हाँ, देखिए, ये समझना जरूरी है कि अब हम लोग नए स्ट्रेन्स के साथ जो है इन्फेक्शन जो है, जो वेव्स जो है वो राइड कर रही है नए जो है वायरस के, उसके ऊपर। अगर आप देखें तो पहली वेव इतनी ज्यादा घातक और इतनी ऊपर नहीं गई थी, लेकिन जो दूसरी वेव है, सेकेंड वेव है, वो ज्यादा घातक रही है, ज्यादा लोगों को ट्रांसमिट हुई है। और एक बड़ी बात ये होती है कि जब वायरस अपने आप को म्यूटेट करता है, तब वो ऐसे लोगों की तरफ जाने की कोशिश करता है जहां उसे कम से कम रुकावट मिले, और ये रुकावट होती है शरीर की एंटीबॉडीज। तो इस बार आपने देखा कि सेकेंड वेव में यंगस्टर्स के ऊपर ज्यादा हमने संक्रमण होते हुए देखा, क्योंकि उनके अंदर फर्स्ट वेव से ज्यादा एंटीबॉडीज नहीं आई थी, और ये एक ऐसा वर्ग भी था जिसे वैक्सीन नहीं मिल पाई थी। इसी तरह से अब अगर थर्ड वेव आती है, और क्योंकि वायरस लगातार अपने आप को म्यूटेट कर रहा है, ये वायरस अभी भी जो है कमजोर नहीं पड़ा है, तो ऐसी स्थिति में ये और ऐसी लोगों की तरफ जाएगा जिनको की एंटीबॉडीज और भी कम है। अब वो है हमारे बच्चे, क्योंकि सेकेंड वेव में हमने देखा कि बच्चे 4% जो है इन्फेक्ट हुए हैं, लेकिन अभी भी बहुत सारी पॉपुलेशन बच्चों की ऐसी है जो वनरेबल है और जिनको हम वैक्सीन भी नहीं दे पा रहे हैं, क्योंकि इनके लिए वैक्सीन अभी है नहीं। ऐसी स्थिति में प्रेग्नेंट फीमेल्स हैं, बच्चे हैं, ये ज्यादा संक्रमित होने की संभावनाएं बढ़ गई है, क्योंकि वायरस इनकी तरफ ज्यादा तेजी से जाएगा, क्योंकि यहाँ वो ज्यादा तेजी से पनप पाएगा। इसीलिए हम लगातार ये बात कर रहे हैं, ये लोगों को डराने के लिए नहीं है, ये इसलिए है ताकि हम जो सेकेंड वेव में हमने जिस तरह से देखा कि हम लोग तैयार नहीं थे और अचानक से हम लोग इतनी बड़ी मुसीबत में फंस गए, उसमें हम लोग ना फंसे, तो लोग भी तैयार रहे और हमारी सरकारें भी तैयार रहे कि जो थर्ड वेव अगर आती है तो हम उसके लिए पूरी तरह से मुस्तैद, और ऐसा ना हो कि हमारे संसाधन कम पड़ जाए या हमारे जो पेरेंट्स हैं वो कमजोर पड़ जाए। वो इस बात का ध्यान न रखें कि बच्चों में संक्रमण ज्यादा हो सकता है, तो हमें पहले से तैयारियां
वो बहुत ज्यादा जी जरूरी डॉक्टर स्वाति, डॉक्टर समीर सूद भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, जो डायरेक्टर हैं शार्प साइट आई के। डॉक्टर सूद, हम आपको स्क्रीन पर इस वक्त नहीं दिखा पा रहे हैं क्योंकि आप अपने कैमरे से काफ़ी ज़्यादा क्लोज है, काफ़ी नज़दीक हैं। हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आप अपने कैमरे को अपने से खुद की दूरी पर रखिए ताकि हम आपको ठीक तरीके से देख पाएँ। डॉक्टर अभिलाषा जैन भी हमारे साथ जुड़ रही हैं, आकाश हेल्थ केयर में एंडोक्रोनोलॉजिस्ट हैं। डॉक्टर, सबसे बड़ा सवाल इन दिनों अब यही उठ रहा है क्योंकि जैसे जैसे कोरोना के वेव्स आगे बढ़ते जा रहे हैं, नए वेव्स की जानकारी आ रही है, कहीं ना कहीं लोगों के अंदर अलग अलग तरह की बीमारी देखी जा रही है। ऐसे में जो जो डायबिटिक पेशेंट्स हैं, सबसे ज़्यादा परेशानी उनके लिए है। तो क्या जब तीसरी लहर आएगी या फिर अभी दूसरी लहर के दौरान भी डायबिटिक लोग सबसे ज़्यादा खतरे में हैं? डॉक्टर अभिलाषा, अब तक मेरी आवाज़ पहुंच रही है? डॉक्टर अभिलाषा, मैं माफ कीजिएगा, मैं आपको रोकना चाहूंगी, आपका ऑडियो इस वक्त म्यूट है, आपको वो ऑन करना पड़ेगा। जी चलिए आगे बढ़ते हैं, हम आपके पास आएंगे डॉक्टर जी। डायबिटीज पेशेंट हमेशा से जी 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 कॉम्प्रोमाइज, जी जी डॉक्टर। डायबिटीज पेशेंट्स वैसे ही इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज होते हैं, यानी कि उनमें इन्फेक्शन का रिस्क बहुत ज्यादा होता है। तो इस बार वाले स्ट्रेन में डेफिनेटली जैसे कि वैसे भी बहुत सारे लोग इन्फेक्ट हो रहे हैं, तो अभी भी डायबिटिक पेशेंट आई थिंक कुछ साउंड का प्रॉब्लम जी जी डॉक्टर अभिलाषा, कुछ जैसे तकनीकी परेशानी है। इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज होते हैं, उनमें और ज्यादा इन्फेक्शन। डॉक्टर अभिलाषा, तो मैं आपके पास वापस आऊंगी, एक बार उस तकनीकी फॉल्ट को हम सॉल्व कर लेते हैं। डॉक्टर अभिलाषा, मैं आपके पास वापस आऊंगी क्योंकि ये जो सवाल है वो बहुत अहम हो जाता है। इस वक्त मैं डॉक्टर कृष्ण चुग के पास जाऊंगी। डॉक्टर कृष्ण, बच्चों के अंदर ये परेशानी तीसरी वेव में आने की आशंका जताई जा रही है, जैसे कि डॉक्टर महेश्वरी भी बता रही थी। अब ऐसे में बच्चों के लिए पहले से किस तरीके से प्रिकॉशंस लिए जाएं? माता पिता जो इस वक्त घर में हैं या जो वर्किंग हैं, वो बच्चों के लिए क्या कुछ करें ताकि तीसरी लहर से उन बच्चों को रोका जा सके? देखिए, ये मान के चलना चाहिए कि बच्चों में रेजिस्टेंस कम होता है, पर अगर एक बार इन्फेक्शन आ गई तो वो बिगड़ भी सकती है। हालांकि अभी तक ऐसा नहीं देखा गया इस बीमारी में, बाकी बीमारियों के उल्टा। डर ये है कि जब नई थर्ड वेव आएगी, उस समय तक ये जो वायरस अपना रूप बदल चुका होगा, जिसे हम कहते हैं एक नई म्यूटेशन लेके आएगा। तो अगर वो नई म्यूटेशन लेके आता है, उस समय क्या होगा उसको पक्का प्रेडिक्ट करना मुश्किल है। हम ये मान के चलना चाहिए कि ऐसा हो सकता है कि बच्चों में ज़्यादा इन्फेक्शन हो, ज़्यादा इन द सेंस कि हो सकता है कि उनको बार बार ज़्यादा बच्चे इन्फेक्ट हों, और जब हों वो भी ज़्यादा सीवियर भी हों, ये भी पॉसिबिलिटी है। हालांकि अभी तक ऐसा नहीं हुआ है पिछली पहली वेव में या अभी तक की दूसरी वेव में। अब आते हैं इस पे कि किस तरह से बचाया जाए बच्चों को। हमें ये मान के चलना होगा, जो ही हमें ऐसे लगे कि तीसरी वेव शुरू हो रही है, एक बार अब हमारा अंदाजा ये है कि जो सेकेंड वेव चल रही है कुछ दिनों में कमज़ोर पड़ने लग जाएगी, और दिल्ली, बॉम्बे जैसे बड़े बड़े शहरों में जहाँ बहुत ज़्यादा केसेस हो रहे हैं, वहाँ केसेस कम होने लग जाएंगे। चाहे छोटे शहरों में हो सकता है अभी कुछ और समय लगे इसका डाई डाउन करने में या कम होने में। जब एक बार कम होने लग जाएगी, उसके बाद में एक प्लेट्यू सा आ जाएगा। मान लीजिए जितने आज 10,000 केस हैं, तो हो सकता है वो हम 1,000, 2,000, 5,000 पे आ जाएं, और जब उस पे आ जाएंगे उसके बाद फिर से एक बार ऐसे लगे कि बढ़ने लग गए, वो टाइम होगा। जो ही ऐसा लगने लगे कि फिर से बढ़ने लगे, हमें मान लेना चाहिए शायद थर्ड वेव शुरू हो, कि शायद एक और नया म्यूटेशन लेके आ रहा है। क्योंकि म्यूटेशन कंफर्म होने में काफ़ी हफ्ते लग जाते हैं, जब तक कि वो लेबोरेटरी से कंफर्म होके आती है। हमें वहीं से मान लेना चाहिए। इसका मतलब हमें अपना प्रोटेक्शन एक्स्ट्रा स्टार्ट कर लेना चाहिए। यानी कि अगर मान लीजिए स्कूल तब तक खुल गए, उनको दोबारा बंद कर देना चाहिए। अगर हमने बच्चों को बाहर ले जाना शुरू कर दिया, दोबारा से ऐसे हो जाए जैसे आजकल करीब करीब लॉकडाउन में बैठे हैं, तब बाहर से इन्फेक्शन आने का चांस कम हो जाएगा। लेकिन फिर भी जैसे आपने कहा, कई वर्किंग पेरेंट्स होंगे जिनको बाहर जाना ही होगा क्योंकि उनका जॉब ऐसा है, वो जब घर पे आएंगे तो उनको वैसे प्रिकॉशन लेने होंगे कि अपने बच्चे के साथ भी मास्क पहन के रखना पड़ेगा, अपने बच्चों के साथ भी घर में अलग अलग सा रहना पड़ेगा। अदरवाइज हम ऐसा हो सकता है कि जो एडल्ट हैं, जो उन्होंने वैक्सीन ले लिया है या पहले उनको इन्फेक्शन हो चुका है, यानी कि जब वो उनको होगा अगली बार थर्ड वेव का इन्फेक्शन, तो हो सकता है उनको डिजीज ना हो या उनको जरा छोटी मोटी हो, ताकि वो काम भी करते रह सके, बाहर जाते रह सके। अब वो घर जब आएंगे तो हो सकता है अपना वायरस घर में उन बच्चों को दे दें जिनको ना वैक्सीन लगा है, ना जो पहले कभी एक्सपोजर हुआ है।
इसलिए शुरू से ही ध्यान रखना पड़ेगा। ये बहुत मुश्किल होने वाला है क्योंकि घर में मास्क पहनना, लगातार पहनना, हर समय पहनना बहुत ही मुश्किल हो। जी हाँ, बेहद मुश्किल है। और डॉक्टर चोग आपको यही जानकारी दे रहे हैं कि तीसरी लहर आए उससे पहले आप अपने बच्चों को पूरी तरीके से प्रिकॉशन के तहत रखें। आप घर में भी हैं तो मास्क लगाना है तो मुश्किल, लेकिन आपको लगा के रखना पड़ेगा ताकि बच्चों पर आपके उसका असर ना पड़े। डॉक्टर अभिलाषा भी जुड़ी हुई हैं। डॉक्टर अभिलाषा, आपसे सवाल मेरा यही था कि जो डायबिटिक लोग हैं वो तो वैसे भी बीमारियों से बहुत ज़्यादा प्रॉन होते हैं, अब ऐसे में वो किस तरीके से प्रिकॉशन लें? क्या तीसरी वेव जो आने वाली है वो उनके हेल्थ पर असर कर सकती है? और कई लोग डायबिटीज में इंसुलिन का इस्तेमाल करते हैं, तो अगर वो कोरोना से संक्रमित हैं तो भी डायबिटीज बढ़ने पर क्या वो इंसुलिन का इस्तेमाल कर सकते हैं? जी बिल्कुल। सबसे पहले जो आपने पूछा कि यस डेफिनेटली डायबिटीज सबसे ज्यादा रिस्क में है, और उनमें भी जिनका डायबिटीज कंट्रोल नहीं है, जैसे कि जिनका शुगर खाली पेट का 120-130 से ज्यादा रहता है, जो 3 महीने की शुगर HbA1c हम कराते हैं वो 8 से ज्यादा है, ऐसे मरीजों में कोरोना होना भी ज्यादा कॉमन है, और अगर कोरोना होता है तो उसकी सिवेरिटी भी ज्यादा रहती है। यानी डॉक्टर अभिलाषा, मैं आपको माफ कीजिएगा, मैं आपको यहाँ पे रोकना चाहूंगी। डॉक्टर अभिलाषा, ये सब भी ज्यादा रहती है। मैं आपको रोकना चाहूंगी। डॉक्टर, आप जरा कैमरे को अपने चेहरे से थोड़ा सा दूर रखिए, आपका फ्रेम हमें नहीं मिल पा रहा, हम आपको देख नहीं पा रहे हैं ठीक तरीके से। जी बिल्कुल, अब ठीक है, तो प्लीज आप साथ ही के साथ मैं जैसे आपने दूसरा सवाल पूछा कि इंसुलिन वाले मरीज के लिए क्या करना चाहिए जी, ये बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है, क्योंकि लोगों को डर रहता है कि हम इंसुलिन लेते हैं, हम ज्यादा इन्फेक्शन होने का रिस्क है, इंसुलिन हम बंद कर दें, नहीं बंद कर दें, कैसे करें। मैं यही कहूंगी कि आप अगर आपका शुगर कंट्रोल है इंसुलिन लेने से, डेफिनेटली इंसुलिन इज अ वेरी गुड मेडिकेशन, आप लीजिए, आपका शुगर कंट्रोल रखिए, उससे आपका रिस्क कोरोना होने का भी कम होगा, और अगर होता भी है तो ज्यादा सीवियर होने का रिस्क भी कम होता है। इन केस अगर आप अपना इंसुलिन बंद करते हैं, शुगर आपकी बढ़ जाती है, तो उससे सिवियरिटी भी कोरोना की होने का बढ़ जाता है रिस्क। तो इससे यही सोल्यूशन निकलता है कि अगर आप अपनी शुगर कंट्रोल रख रहे हैं, अगर आप दवाइयाँ अपने अच्छे से ले रहे हैं, रेगुलरली फॉलो अप कर रहे हैं, तो डेफिनेटली आपका जो है शुगर कंट्रोल रहेगा, और आपको कोरोना का सिवियरिटी होने का रिस्क भी बहुत कम रहेगा। जी डॉक्टर स्वाति, लोगों ने वैक्सीनेशन ले लिया है, लगभग 16 करोड़ देशवासियों को वैक्सीनेशन दे दी गई है, लेकिन वैक्सीन लेने के बाद भी लोग साइड इफेक्ट्स की बात कर रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि उनके शरीर पर असर पड़ रहा है, उनके चेस्ट पे, उनके लंग्स पे, उनके बाकी पार्ट्स पे भी कहीं ना कहीं असर हो रहा है। तो क्या इसका एक तरीके से कह सकते हैं कि वैक्सीन का ऐसा असर हो सकता है वो किसी बीमारी की वजह से ही होता है, या फिर ये किसी नॉर्मल लोगों में नॉर्मल तरह के साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं? देखिए, ये समझना बहुत ज़रूरी है कि कोई भी वैक्सीन जो आज हम कोरोना के लिए लगा रहे हैं, वो हमारे ऑर्गन्स पर ऐसा कोई दुष्प्रभाव नहीं डालती हैं। अभी एक जो परेशानी हम वो ये देख रहे हैं, वो ये है कि ज़्यादातर लोग वैक्सीन लगवाने के लिए जब जा रहे हैं, तो वहाँ पर मास्क नहीं पहन रहे हैं, या सामाजिक दूरी का ध्यान नहीं रख रहे हैं, या लौट के आकर ओवर कॉन्फिडेंट फील कर रहे हैं कि हमने वैक्सीन लगवा लिया, और उसके बाद वो जो एहतियात कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर है उसको फॉलो नहीं कर रहे, और इसलिए हम कुछ लोगों में बाद में कोरोना का इन्फेक्शन होते हुए देख रहे हैं। एक तो पहली बात कि वैक्सीन किसी को भी कोरोना का इन्फेक्शन नहीं कर सकती है, ये समझना बहुत जरूरी है। दूसरी बात, जो लोगों को बाद में संक्रमण हो रहा है, उसमें कहीं ना कहीं हमारी अपनी लापरवाही है, जिसकी वजह से हम संक्रमित हो रहे हैं, और यही हम देख रहे हैं। देखिए, वैक्सीन के बाद जनरली 1 या 2-3 दिन तक लोगों को मांसपेशियों में दर्द हो सकता है, बुखार हो सकता है, थकान महसूस हो सकती है, फ्लू लाइक सिम्टम्स हो सकते हैं, या बाह में जहां इंजेक्शन लगता है वहां पर दर्द महसूस हो सकता है। लेकिन ये 2 या 3 दिन तक ही होता है, और मामूली सी पैरासिटामोल की गोली लेने से लोगों को आराम आ जाता है। लेकिन अगर आपका फीवर उससे ज्यादा परसिस्ट कर रहा है, या आपको जो है परेशानियां आपकी सुलझी नहीं है, और 1 हफ्ता हो गया या 4-5 दिन हो गए,
तो आपको तुरंत डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए, क्योंकि ऐसी स्थिति में ये कोरोना का संक्रमण हो सकता है। और इसलिए हमें समय से सचेत होना और अपने डॉक्टर से संपर्क में रहना, ताकि हम उसका ट्रीटमेंट शुरू कर सके, ये बहुत जरूरी है। एक और चीज जो मैं नोटिस कर रही हूँ वो ये है कि जो लोग वैक्सीन लगवाने जा रहे हैं, वो वहाँ जो टॉयलेट्स होते हैं, जो फैसिलिटी में टॉयलेट्स होते हैं, वहाँ जो उसे यूज करते हैं, वहाँ मास्क उतार देते हैं। तो ये ध्यान रखिए कि पब्लिक टॉयलेट्स में जहाँ भी आप जा रहे हैं, वहां पर आपको मास्क नहीं उतारना है, क्योंकि अब ये साफ तौर से CDC बता चुका है कि जो ऐसी क्लोज स्पेसेस होती है जहाँ वेंटिलेशन अच्छा नहीं होता है, वहां पर एरोजॉल्स के रूप में वायरस काफी घंटों तक रहता है, लगभग 4 से 6 घंटे तक रह सकता है। इसलिए ऐसी स्थिति में आपको संक्रमण हो सकता है अगर आप अपना मास्क उतार देते हैं, क्योंकि अक्सर हम टॉयलेट में मास्क जाकर लोग उतार देते हैं। तो इन चीजों का अगर हम ध्यान रखें और जिस सेंटर पर हम जा रहे हैं वहां अगर हम इस बात का ध्यान रखें, तो फिर हम संक्रमण से बच सकते हैं। ठीक है, तो ये बात अगर ध्यान रखनी ज्यादा जरूरी हो। ठीक है डॉक्टर महेश्वरी। डॉक्टर समीर सूद डायरेक्टर हैं शार्प साइट आई इंस्टीट्यूट के, वो भी हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। डॉक्टर समीर, इससे पहले मैं आपसे सवाल करूं, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप अपने कैमरे को चेहरे से थोड़ा दूर रखें ताकि हम आपको ठीक तरीके से देख पाए। डॉक्टर समीर, सवाल मेरा यही कि अब चूंकि दूसरी लहर में कई तरह की बीमारियां ईजाद हो गई हैं, अचानक से लोग समझ नहीं पा रहे हैं, अब ऐसे में कहा यह भी जा रहा है कि आंखों पर भी कोरोना की दूसरी और तीसरी लहर का असर होने वाला है। नमस्कार जी, आप सुन पा रहे हो मुझे? जी, मैं बिल्कुल सुन पा रही हूँ आपको। ठीक है। सो ये दिस इज नॉट अबाउट सेकेंड वेव या थर्ड वेव। कोविड का और कोविड की ट्रीटमेंट का जो भी असर हो रहा है वो सारे शरीर में ही हो रहा है। और ऑफ कोर्स आंखें हमारी अनमोल रतन हैं, उन पे भी, और बहुत नाजुक एक ऑर्गन है, तो उस पर भी बहुत ज़्यादा असर हो रहा है। बहुत सारे लोग हैं, एक तो ठीक टाइम पे ट्रीटमेंट नहीं ले पा रहे, ऊपर से बहुत लोग हैं जिनको स्टेरॉयड लेना पड़ रहा है, क्योंकि जो हमारा इम्यून रिएक्शन है टू कोविड वो बहुत जानलेवा है। तो उससे बचने के लिए बहुत लोग स्टेरॉयड ले रहे हैं। ये डबल एजेड सॉर्ड है, तो ये जान बचाने के लिए चाहिए होता है, बट इसका मिसयूज़ बहुत हो रहा है। बहुत लोग पहले 5-6 दिन में ही स्टेरॉयड स्टार्ट कर रहे हैं, अगर 1-2 दिन भी बुखार ना टूटे तो स्टेरॉयड लेना स्टार्ट कर देते हैं, और ये बहुत ज़्यादा हानिकारक है। स्टेरॉयड इज़ डेफिनेटली अ वेरी वेरी गुड मेडिसिन, बट इट शुड बी डन अंडर प्रिस्क्रिप्शन। बट बिकॉज स्टेरॉयड इतना ले रहे हैं, लोगों की इम्यूनिटी डाउन हो रही है, तो आंखों में इसका बहुत बुरा असर पड़ रहा है। खासकर जो आंख का रेटिना है उसमें बहुत ज़्यादा डायबिटीज़ की वजह से और अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ की वजह से, जो स्टेरॉयड के कारण भी है, प्लस एक म्यूकोरमाइकोसिस भी अब सुनने को बहुत आ रहा है जी। तो अभी इससे इतनी डरने की ज़रूरत नहीं है, बट असर बहुत बुरा पड़ रहा है। हेलो, मैक्रोमाइसिस का आपने जिक्र किया डॉक्टर, तो मैं ये जानना चाहूंगी कि ये है क्या? कई लोग एक्चुअली समझ नहीं पा रहे हैं, क्योंकि नई नई तरीके की चीजें आ रही है, नई नई बीमारियां आ रही है। तो मैं चाहूंगी कि आप हमारे दर्शकों को समझाएं कि ये फंगस की अगर बात हो रही है तो ये एक्चुअली क्या है और लोगों को कैसे बचाया जा सके इससे। सबसे पहले तो मैं ये बोलना चाहूँगा कि लोगों को इससे घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है जैसे कोविड जैसी चीज़ है जो बहुत सारे लोगों में आई है, ऐसा नहीं है। अभी भी बहुत कम सीमित लोगों में ही ये दिखाई दी गई है, और ये कोविड से जब आदमी निकल के घर जा रहा है तब ज़्यादा दिखने को आ रही है। और एक्चुअली ये फंगस है, ये इस ओमनी प्रेजेंट, ये सब जगह होती है। एंड दिस इज लाइक अ बाउट ऑफ, जैसे बॉक्सिंग बाउट होता है ना, कि अगर आप स्ट्रांग हैं तो आप अपने ओपोनेंट को हरा सकते हैं, बट अगर आप वीक पड़ गए तो आपका ओपोनेंट आपको हरा देगा। तो इसलिए बिकॉज इस वक्त हम बहुत लोग स्टेरॉयड ले रहे हैं, हमारा कोविड की वजह से भी इम्यूनिटी डाउन आ रही है, तो कुछ लोगों में ये पाया गया है कि जो फंगस है वो हमारे शरीर में एंट्री ले रहा है, या तो नोज़ के कारण ले रहा है या माउथ से ले रहा है, मेनली इन दोनों जगहों से ले रहा है, और ये जाके कहीं एम्बेड कर देता है अपने आप को नोज़ में या बैक ऑफ थ्रोट में। और ये बहुत ही डेंजरस फंगस है, ब्लैक फंगस इसको बोलते हैं, और ये बॉडी टिश्यूज़ को अंदर चीर के जाता रहता है। इसकी मोर्टेलिटी 50% है अगर अनट्रीटेड रहे, तो इसमें बहुत जल्दी अगर हम डायग्नोज कर दें, एंटी फंगल्स दे दें, तो आदमी बच सकता है। बट अगर इसमें हम लेट हो गए
या ब्रेन में चला गया तो वी आर रियली फाइटिंग अपहिल टास्क। जी डॉक्टर सूद, डॉक्टर सूद 80% से ज़्यादा मोर्टेलिटी है। जी डॉक्टर सूद बता रहे हैं कि ये एंटी फंगस का आप इस्तेमाल कीजिए, घबराने का वक्त नहीं है, समझने का वक्त है कि बीमारी कौन सी है और उसका इलाज क्या होना चाहिए। कृष्ण चुग जी, आपसे सवाल मेरा यही कि जो कि तीसरी लहर जो है वो बच्चों में पाई जा सकती है, ऐसी बातें हो रही हैं। अब ऐसे में कई बच्चे हैं, बहुत छोटे छोटे बच्चे होते हैं, इन्फेंट्स होते हैं जो ब्रेस्ट फीडिंग करते हैं, माँ का दूध पीते हैं, ऐसे बच्चों को कैसे कोरोना के संक्रमण से बचाया जाए? और दूसरा सवाल ये कि अगर माँ कोरोना पॉजिटिव है तो क्या वो ब्रेस्ट फीडिंग अपने बच्चे को करा सकती है? ये एक बहुत ही पक्की बात है कि ब्रेस्ट फीडिंग बच्चे के लिए इतनी ज़्यादा यूजफुल, इतनी ज़्यादा फायदेमंद है कि कुछ भी रास्ते में आए हमें फिर भी ब्रेस्ट फीडिंग करते रहना चाहिए। तो इस बात का कि ब्रेस्ट फीडिंग रोक देना है किसी भी रीज़न में, अनलेस मदर इतनी ज़्यादा बीमार हो गई कि वो बेचारी कुछ कर ही नहीं पा रही है, खुद ही अस्पताल जा रही है वगैरह, तब तो बात दूसरी है, वरना हमेशा बच्चे के लिए ब्रेस्ट फीडिंग कंटिन्यू करें। अब सवाल ये नेक्स्ट आता है कि अगर बच्चे के ब्रेस्ट फीडिंग कर रही है और मदर ऑलरेडी पॉजिटिव है तो कहीं वो बात अपना वायरस बच्चे तक तो नहीं पहुँचा दे। वेल, पॉसिबिलिटी तो रहेगी। उस पॉसिबिलिटी को रोकने के तरीके हम मान लेते हैं कि मान लीजिए बच्चा बहुत ही छोटा है जी। जिस समय ब्रेस्ट फीडिंग के लिए उसको लाया गया मदर के पास में, मान लीजिए एक और केयर गिवर है, नानी है, दादी है, जो घर की मेड है जो हेल्प कर रही है, वो बच्चे को लाती है माँ के पास। उस समय के लिए माँ एक अच्छा सा मास्क जो कि नाक और फेस को अच्छी तरह कवर कर रहा है, माउथ को कवर कर रहा है, और अपना हाथ सैनिटाइज करके अपने ऊपर एक नई तरह के कपड़े पहन के बच्चे को अपने साथ लगा के दूध पिलाती है। जब उसने दूध पी लिया उसके बाद में बच्चा फिर केयर गिवर को दे दिया जाता है और मदर अपने जो कपड़े यूज़ किए थे, जो है हाथ सैनिटाइज किए, तो उनको दोबारा करती है, या ग्लव्स अगर पहने थे तो उनको उतार के उनको सबको डिस्कार्ड कर देती है। और नेक्स्ट टाइम जब वो बच्चा आता है तो फिर नए कपड़े पहने जाते हैं, चाहे वो ऊपर का जस्ट कवर होता है, जो एक शीट हो सकती है, कुछ भी हो सकती है, डिस्पोजेबल चीज़ भी हो सकती है। तो उससे ये होता है कि बच्चा उस कॉन्टैक्ट से भी बचा रहता है और ब्रेथ से भी बचा रहता है मदर की, और फिर भी वो ब्रेस्ट फीडिंग करता है। ब्रेस्ट मिल्क के थ्रू वायरस नहीं जाता है, जबकि ये देखा जा रहा है कि ब्रेस्ट मिल्क में अगर मान लीजिए मदर के अंदर एंटीबॉडी पैदा हो चुकी हैं, चाहे पहले इन्फेक्शन से या इम्यूनाइजेशन से, वैक्सीन से, वो एंटीबॉडी फिर भी बच्चे के अंदर चली जाएंगी, हो सकता है बच्चे को। ये बेहद अहम जानकारी आप दे रहे हैं डॉक्टर चुग। एंटीबॉडी अगर बन गई है तो वो बच्चे के अंदर ब्रेस्ट फीडिंग के थ्रू जाएगी, लेकिन अगर आप पॉजिटिव है यानी माँ अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव यानी कोरोना वायरस बच्चे के अंदर एंटर नहीं करेगा। डॉक्टर कृष्ण चुग, चूंकि हम बच्चों की ही बात कर रहे थे तो मैं आपसे आगे ये भी जानना चाहूँगी कि क्या प्रिकॉशंस बच्चों के लिए लिए जा सकते हैं, लेकिन फिलहाल मैं डॉक्टर समीर सूद के पास चलूंगी। डॉक्टर समीर, आंखों को लेकर के परेशानी लोग ऐसी शिकायतें लगातार कर रहे हैं, ऐसे में म्यूकोरमाइकोसिस नाम के फंगस का जिक्र हो रहा है, जिसके बारे में हम अभी कुछ देर पहले आपसे बात भी कर रहे थे। अब इस फंगस से कैसे बचा जाए, और ये भी जानना मैं जरूर चाहूंगी कि ये फंगस एक्चुअली बॉडी में आता कैसे है, कैसे खुद को इस बीमारी से दूर रखा जाए? जैसे मैं आपको पहले बता रहा था कि ये एक फंगस है जो ओमनी प्रेजेंट है, ये कोई अजीब टाइप का फंगस नहीं है जो अभी आया है, बट बिकॉज इस वक्त लोग स्टेरॉयड का ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं या उनकी इम्यूनिटी कोविड डाउन कर रही है, तो इसलिए ये बॉडी में जाके लॉज कर पा रहा है और बॉडी को ओवरकम कर पा रहा है। ये जनरली नोज़ से, माउथ से या कोई कट सरफेस और स्किन से ही एंटर करता है, और ये बिकॉज ऑफ इम्यून सिस्टम बॉडी का डाउन होता है तो ये वहाँ जाके लॉज करके परपेट्रेट कर लेता है। इससे बचने के बहुत आसान तरीके हैं। सबसे पहले तो जो भी चीज़ें इम्यूनिटी, आप अपनी इम्यूनिटी को बढ़ा सकते हैं वो करिए, इन द फॉर्म ऑफ गुड नरिश डाइट, एक्सरसाइज। अगर आप धूप में थोड़ा बैठ सकें, इवन दो आजकल गर्मी है बट अगर शाम की धूप है, अगर तब आप बैठ सकें, आप अपनी जो जगहें हैं उनको एकदम डीप क्लीनिंग करके साफ़ रखें, आप अपनी टॉयलेट्स को साफ़ रखें। ये बहुत सिंपल और सरल तरीके हैं जहाँ जिससे ये वायरस, ये जो फंगस है, ये इससे आप बच सकते हैं। बट इसमें ये बहुत अच्छी जानकारी ये मैं देना चाहता हूँ कि अभी कोई ये पैंडेमिक या एंडेमिक का रूप नहीं लिया है। अगर हम ये सरल चीज़ें करेंगे, और इसमें अर्ली डिटेक्शन का भी बहुत स्कोप है। अगर आपको लग रहा है कि आप कोविड से निकल के घर आ गए हैं, और अगर आपको ब्लॉक नोज़ है, वेट ब्लॉक नोज़ नहीं बट ड्राई ब्लॉक नोज़ है, या अगर आपकी स्किन में डिस्कलरेशन हो रही है,
या आपको आंख के आसपास बहुत दर्द हो रही है या सडनली आप देख रहे हैं कि आपको ब्लाइंडनेस हो गई है, तो आप तुरंत मेडिकल प्रोफेशन का संपर्क करें। और इसमें अर्ली डायग्नोसिस में एंटी फंगल देके हम इसका उपाय कर सकते हैं, पर इसमें अगर हमने देरी की तो इसमें बहुत कठिनाइयाँ हो जाती हैं। तो डॉक्टर सूद, अगर ऐसी परेशानी लोगों को हो रही है जो कोरोना पॉजिटिव हैं या कोरोना से रिकवर करके लौटे हैं, तो क्या उनको स्टेरॉइड्स लेना तुरंत बंद कर देना चाहिए अगर वैसी प्रॉब्लम दिख रही है, या फिर वो कोरोना के दौरान भी है तो आंखों में अगर ऐसी परेशानी नजर आ रही है तो स्टेरॉइड्स उन्हें नहीं लेने चाहिए? ये एक सही फोरम नहीं है कि मैं एक जनरलाइज स्टेटमेंट दे पाऊँ। ये पेशेंट टू पेशेंट डिपेंड करेगा। स्टेरॉयड इज़ अ वेरी यूजफुल ड्रग इफ इट इज़, अगर ये हम अच्छे मेडिकल सुपरविजन में दे सकें। तो कभी कभी जान बचाने के लिए हमको स्टेरॉयड देने पड़ते हैं। वो किस मात्रा में देने पड़ते हैं ये आपके फिजिशियन ही बताएंगे। आप खुद सेल्फ मेडिकेशन करके या स्टेरॉयड बढ़ा या घटा नहीं सकते। ये आपकी जान के लिए और आपके लिए बहुत हानिकारक हो सकता है। डॉक्टर अभिलाषा, चूंकि स्टेरॉइड की बात हो रही है कि वो बहुत ज़रूरी है, कई दफ़े जान बचाने के लिए बहुत कारगर साबित होता है, ऐसे में जो डायबिटिक पेशेंट्स हैं वो ये शिकायत भी कर रहे हैं कि उनका शुगर लेवल बढ़ रहा है। क्या स्टेरॉइड्स इसका एक कारण कहा जा सकता है? स्टेरॉइड डेफिनेटली शुगर बहुत ज़्यादा बढ़ाता है। तो इनफैक्ट जो जिन मरीजों को पहले डायबिटीज नहीं भी होता, अगर वो भी स्टेरॉइड लेते हैं उनमें भी शुगर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, 300 से 400 तक की मात्रा में आ सकता है। तो इसका सिर्फ यही एक पक्का इलाज है कि जिसको ज़रूरत है उसी को स्टेरॉइड दिया जाए, डॉक्टर की सलाह से स्टेरॉइड लिया जाए। आजकल हम देख रहे हैं हमारे पास मरीज आ रहे हैं व्हाट्सएप के मैसेजेस पढ़ के खुद से ही स्टेरॉइड, खुद से ही सेल्फ मेडिकेशन कर रहे हैं, तो और वो लंबे टाइम तक के लिए स्टेरॉइड ले रहे हैं। अगर डॉक्टर आपको स्टेरॉइड देता है, अपने सुपरविजन में स्टेरॉइड देता है, तो उसके साथ साथ वो आपकी शुगर भी कंट्रोल करेगा, उसको मॉनिटर करेगा। और अगर लॉन्ग टर्म स्टेरॉइड अगर हम नहीं दे रहे हैं, अगर डॉक्टर लॉन्ग टर्म में स्टेरॉइड नहीं दे रहा है, कंट्रोल तरीके से दे रहा है, तो ये जो इन्फेक्शन है, आंख की ब्लैक फंगस की इन्फेक्शन है जिसको म्यूकरमाइकोसिस बोल रहे हैं, तो वो भी होने का चांस बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। ये म्यूकरमाइकोसिस उन्हीं में सबसे ज़्यादा देखा गया है जिनको स्टेरॉइड बहुत लंबे टाइम तक मिला है या जिनका शुगर बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं। अगर हम इन दो चीज़ों को रोक सकते हैं, अगर हम इन दोनों चीज़ों को रोक लेंगे, तो ये इन्फेक्शन खुद ब खुद ही बढ़ेगा ही नहीं। ये सिर्फ उन्हीं में होता है जिनकी इम्यूनिटी बहुत कम है। अगर हम इन चीज़ों को रोक लेंगे तो इन्फेक्शन ही नहीं होगा। जी डॉक्टर अभिलाषा, मैं एक बहुत ही क्विक रिएक्शन आपका चाहूँगी इस पर भी कि जो लोग डायबिटिक हैं वो कोरोना उन्हें हो चुका है, स्टेरॉइड्स आप कह रही हैं कि कम लेना चाहिए अगर वो लेवल्स गेन हो रहे हैं, तो ऐसे में क्या वो दवा लें और साथ में क्या खाने में ऐसा इस्तेमाल करें जिससे उनका जो लेवल है वो कम रहे? सबसे पहले जो मैं बताती हूँ कि डाइट सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं और फैट्स हैं उसको डाइट में सबसे कम रखें। स्वीट्स, शुगर, मिठाइयाँ, इन सबको डाइट में बिल्कुल बंद कर दीजिए। कार्ब्स जो हैं जैसे कि रोटी हो गया, चावल आलू हो गया, बिल्कुल बंद कर दीजिए। रोटी भी एक पर्याप्त मात्रा में खाए, जैसे आपके डॉक्टर आपको बताएंगे आपके वजन और आपकी शुगर के हिसाब से खाएं। और बाकी भी बहुत सारी जैसे चीज़ें हैं, जो मैदा है, ये सब चीज़ें अवॉइड करें। जो फ्राइड फूड है, ये सब चीज़ें अवॉइड करें। तो इससे आपका शुगर का मात्रा काफ़ी कंट्रोल हो जाता है। लेकिन जो पेशेंट स्टेरॉइड पे हैं, उनमें ये सब करने के बाद भी शुगर बढ़ेगा ही। तो ऐसे पेशेंट्स में डेफिनेटली दे नीड टू कंसल्ट फिजिशियन, अपने डॉक्टर से बात करें, एंडोक्रिनोलॉजिस्ट से बात करें, उसके हिसाब से, शुगर्स के हिसाब से अपनी मेडिकेशंस का एडजस्टमेंट कराएं। अगर इंसुलिन की ज़रूरत पड़ती है तो इंसुलिन भी लें। तो इससे अपनी शुगर को कंट्रोल रखें। अगर शुगर कंट्रोल रखेंगे तो कोरोना भी सिवियर नहीं होगा और उसके एसोसिएटेड कॉम्प्लिकेशन जैसे कि म्यूकरमाइकोसिस है या और भी बहुत सारी फंगल इन्फेक्शंस है जैसे कि एस्परजिलोसिस है, इन सब का रिस्क काफ़ी ज़्यादा कम हो जाता है क्योंकि हमारी जो इम्यूनिटी है वो स्ट्रांग रहती है। ठीक है डॉक्टर अभिलाषा, ठीक है। डॉक्टर कृष्ण चोग, अब आपके पास आना चाहूँगी। चूँकि तीसरी लहर में सबसे ज़्यादा खतरा बच्चों को बताया जा रहा है, ऐसे में छोटे बच्चे तो हॉस्पिटल्स तक नहीं जा सकते, वहाँ उनको रखना अकेले वो भी एक परेशानी है माता पिता के लिए। ऐसे में उस लहर से उनको कैसे बचाया जाए, क्योंकि कहते हैं प्रिकॉशन इज़ बेटर देन क्योर, तो प्रिकॉशन इस समय
प्रिकॉशनरी मेजर्स माँ बाप क्या ले, माता पिता क्या ले? देखिए, ऐसा है कि इन बच्चों को अभी तक तो हम वैक्सीन नहीं दे पा रहे हैं, क्योंकि कोई भी वैक्सीन अभी तक बहुत छोटे बच्चों के लिए तो अप्रूव हो ही नहीं पा रहा, क्योंकि अभी तक हमारे पास डेटा नहीं है कि वो सेफ है और एफिकेशियस है। तो ऐसे में हमने उनका एक्सपोजर ही बचाने की कोशिश करनी है। उनको अच्छी तरह खिलाना पिलाना रखें, तो पानी अच्छे से पिलाते रहें, उनको हम जो थोड़े बड़े हैं उनको थोड़ा बहुत एक्टिविटी कराते रहें, बिल्कुल चुपचाप ना बैठ रहे, ताकि उनकी अपनी इम्यूनिटी अच्छी रहे। लेकिन उसके बावजूद भी वायरस अगर घर में आएगा तो बच्चे को होने का हाई चांस होगा। वायरस को घर में ना आने के लिए रोकने के तरीके वही हैं कि हम जो घर से बाहर जाते हैं या जब हमारे घर में बाहर से कोई आता है उससे कांटेक्ट को मिनिमाइज करेंगे, और जब हमारा कोई मान लीजिए कांटेक्ट होता भी है तो ऐसा होगा जिसमें हमने भी मास्क पहना हुआ है और जो सामने खड़ा है उसने भी मास्क पहना हुआ है। वो मास्क नाक और मुंह दोनों को अच्छी तरह से पूरी तरह से कवर कर रहा है। ये तो बड़ों की आपस की बात है। अब जब मदर फादर घर में आ जाएंगे, मान लीजिए वर्किंग है, वो घर में आ गए तो सारे के सारे समय वो 12 घंटे 18 घंटे जब घर में हैं तो वो मास्क लगा के रख सकें, ऐसा बहुत ही मुश्किल होगा। लेकिन फिर भी अगर बच्चे थोड़े बड़े हैं और समझा बुझा के उनको अलग कमरे में रखा जा सकता है, वो जो घर से बाहर नहीं जा रहे और जो घर से बाहर जा रहे हैं उनमें आपस में कांटेक्ट नहीं रखा जाए, और जब वो मिनिमल कांटेक्ट हो तो हमेशा मास्क के साथ। जी डॉक्टर चुग, एक और अहम सवाल मैं जानना चाहूँगी आपसे। लोग ऑक्सीजन को मेजर कर रहे हैं ऑक्सीमीटर लगाकर। अब जब बच्चों में मान लीजिए ये लहर पहुँचता है बच्चों तक, तो उनका वो ऑक्सीजन लेवल कितना होना चाहिए जब ऐसा लगे कि उन्हें अब अस्पताल ले जाने की ज़रूरत तो पड़ ही गई है? क्या वो लेवल्स बच्चों के अंदर मेंटेन होने चाहिए? मैं दो बातें कहना चाहूँगा कि बच्चों का लेवल तो करीब करीब वही होगा जो एडल्ट का। बच्चों में भी हम अगर ऐसे मान के चलें कि 94% से ज़्यादा है तो ठीक है, 92% तक शायद चल जाएगा, उससे नीचे तो हम अलार्मिंग मान लें और उससे अगला कदम उठाएं अपने डॉक्टर की सलाह से। दूसरा ये है कि जो बहुत छोटे बच्चे हैं उनमें ये पल्स ऑक्सीमीटर कभी कभी ठीक से लगता नहीं, क्योंकि उनकी फिंगर, उनकी जो उंगली होती है वो बहुत छोटी होती है, पतली होती है, और ये थोड़े वाइडर उसके लिए थोड़े बड़े फिंगर के लिए बनेंगे। तो ऐसे में हमारी एडवाइस ये रहती है कि उनके थंब पे लगाएं, ना कि पहली उंगली पे। उनके थंब पे लगाने से वो थोड़ा वाइडर होगा, शायद बेटर रीडिंग आएगी। दूसरा, अगर बहुत ही हाथ वाला थंब नहीं यूज़ कर सकते तो पैर का जो बड़ा बिग टो है उसको भी, बड़े वाले अंगूठे को भी यूज़ किया जा सकता है। उनके बावजूद एक और तीसरी चीज़ होती है, जो पल्स ऑक्सीमीटर हैं जो अच्छे वाले हैं उनके अंदर एक छोटा सा वेव फॉर्म आ रहा होता है, या एक चीज़ ऊपर नीचे ऐसे होती रहती है, ऊपर नीचे होती रहती है हर बीट के साथ में। अगर वो अच्छे से ऊपर तक जा रही है या वेव ऐसे करके आ रही है, तो इसका मतलब ये है कि जो हम रीडिंग ले रहे हैं उसकी रिलायबिलिटी अच्छी है। अगर वेव फॉर्म नहीं आ रही, वो जो चीज़ ऊपर नीचे अच्छे से होती है वो नहीं हो पा रही है, तो ऐसा हो सकता है कि जो रीडिंग आ रही है वो रिलायबल नहीं है, वो हमें दूसरा पल्स ऑक्सीमीटर यूज़ करने की ज़रूरत है। जी डॉक्टर स्वाति महेश्वरी, लोग वैक्सीनेशन से लेने के बाद कई लोग ये भी शिकायत कर रहे हैं कि ब्लड थिकनिंग की प्रॉब्लम आ रही है, जिसके लिए एक मेडिसिन का इस्तेमाल होता है उससे पतला करने के लिए, यानी खून को पतला करने के लिए। लोग कह रहे हैं कि वैक्सीनेशन के बाद ही हमें ऐसे परेशानी हो रही है, क्या ये संभव है? डॉक्टर स्वाति, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? देखिए, ऐसा नहीं है कि वैक्सीनेशन की वजह से किसी का खून पतला हो रहा हो। कुछ ऐसे मामले जरूर सामने आए हैं, जैसे कि अगर हम देखें यूरोप से कुछ मामले सामने आए थे जहां ब्लड क्लॉटिंग हुई थी, तो इस तरह के कुछ मामले कोविशील्ड वैक्सीन। जी हाँ, बिल्कुल, आपको आ रही है मेरी आवाज? जी जी जी, हेलो, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी बिल्कुल। तो देखिए, कोविशील्ड वैक्सीन और जॉनसन एंड जॉनसन कुछ ऐसी 2-4 वैक्सीन हैं जिनके साथ हैं। तो यूरोप में इस तरह के मामले सामने आए थे जहां लोगों के अंदर खून के धक्के बने और उसकी वजह से उनको दिक्कतें हुई। इसके बाद आपने जैसे देखा होगा, यूरोप में काफ़ी जगह पहले वैक्सीन को रोक दिया गया था, उसके बाद कंपनी ने भी इसके ऊपर अपने डेटा को रिलीज किया और उसके बाद दोबारा इस वैक्सीन को यूज़ करना शुरू कर दिया गया। वही देखा गया कि अगर कुछ ऐसा वर्ग ज़रूर है जिसमें कि कभी कभी वैक्सीन की वजह से दिक्कतें होती हैं, यानी कि खून के धक्के बनते हैं। अगर किसी को बहुत ज़्यादा सांस फूल रही है, या आपको जो है उस वक्त आपका जो कंफ्यूजन की आप हालत में जा रहे हैं, या आप समझ नहीं पा रहे हैं कि आपके साथ क्या हो रहा है, या आपको बहुत ज़्यादा चेस्ट पेन हो रहा है, या आपके
हाथ पैरों में सूजन हो रही है या आपके हाथ पैर नीले पड़ रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं कुछ संकेत हो सकते हैं कि वैक्सीन लेने के बाद की बात कर रही हूँ कि कहीं ना कहीं शायद खून के धक्के आपके शरीर में बन रहे हो और ऐसी स्थिति में आपको डॉक्टर से संपर्क करने की जरूरत है। लेकिन ये जो मामले हैं ये बहुत ही कम है। अगर आप डेटा देखें, भारत का भी डेटा देखें, तो हमने जितनी भी कोविशील्ड और कोवैक्सीन इस वक्त लगाई हैं उनमें 0.007% जो है मामले ऐसे हैं जिनमें कहीं ना कहीं कुछ दिक्कत हुई या ज्यादा दिक्कत हुई। ज्यादातर लोगों को मामूली साइड इफेक्ट्स ही हुए हैं जो कि आमतौर पे किसी भी और वैक्सीन के साथ होते हैं और उनसे घबराने की या परेशान होने की जरूरत नहीं है। डॉक्टर महेश्वरी, एक छोटा सा रिएक्शन, क्विक रिएक्शन आपका मैं यहाँ ये भी चाहूंगी कि लोग लोग ऐसा कह रहे हैं डॉक्टर स्वाति कि जो लोग वैक्सीन ले चुके हैं अगर उन्हें फीवर आता है तो इसका मतलब एंटीबॉडी उनके शरीर में बननी शुरू हो गई है, जिससे फीवर नहीं आ रहा उनके शरीर में एंटीबॉडीज नहीं बन रही है। ये भ्रम भी लोगों में है, ऐसा है क्या? जी हाँ, बिल्कुल। ये भी अक्सर हम लोगों ने सुना है कि लोग सोचते हैं कि अगर मैंने वैक्सीन ले ली और उसके बाद मुझे बुखार नहीं आया तो इसका मतलब कि वैक्सीन मुझ पर काम नहीं कर रही है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। जरूर जो शुरुआती कुछ लक्षण होते हैं उनको हम ये मानते हैं कि इम्यून बॉडी रिस्पॉन्स कर रही है, लेकिन अगर किसी को ऐसे लक्षण नहीं आ रहे तो इसका बिल्कुल ये मतलब नहीं है कि जो वैक्सीन आपने लगाई है वो कारगर नहीं है या आपका शरीर उससे अच्छे से रिएक्ट नहीं कर रहा है। ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन कुछ लोगों को जरूर साइड इफेक्ट्स जो हो रहे हैं, बस उसमें आपको यही ध्यान रखना है कि शुरुआती 2-3 दिन तक ठीक है, अगर वो उससे ज्यादा परसिस्ट करते हैं तब आपको जरूर डॉक्टर के संपर्क में आ जाना चाहिए, क्योंकि फिर ये शायद वैक्सीन की वजह से साइड इफेक्ट नहीं है लेकिन कोई और वजह हो सकती है। ठीक है डॉक्टर स्वाति, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।